रिलेटेड है और जो 34 का इंटेंशन है वो शेयरिंग से रिलेटेड है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो आप सी। द क्वेश्चन इज वेदर द सेकेंड पार्ट ऑफ सेक्शन, बेटा जिसमें नॉलेज चाहिए कैन बी मेड एप्लीकेबल। द सेकेंड पार्ट नो डाउट स्पीक्स ऑफ नॉलेज and does not refer to intention which has been segregated in the first part. Underline karo. But knowledge is the knowledge of the likelihood of death. Can it be said when 3 or 4 persons start beating a man with heavy lathis, each hitting a blow with the common intention of severely beating him, and each possessing the knowledge that death was likely result of the beating, the requirement of section 304 part 2 अब जो कि 105 part 2 है are not satisfied in the case of each of them. ये जो bold है ये important है बेटा, ये है rule. If it could be said that knowledge of this type was possible in the case of each of the appellant, there is no reason why section 304 part 2 cannot be read with section 34. The common intention is with regard to the criminal act, that is act of beating. If the result of beating is the death of the victim, and if each of the assailant possess the knowledge that death is likely the consequence of the criminal act, that is beating, there is no reason why section 34 or 35 should not be read with the second part of section 304 to make each liable individually. इसलिए चाहे वो नॉलेज का मेंजरी है पर वहां पर भी 34 अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि कॉमन इंटेंशन क्रिमिनल एक्ट के लिए चाहिए और क्रिमिनल एक्ट क्या है इस केस में बीटिंग। क्लियर है प्लीज? नेक्स्ट बर्डन ऑफ प्रूफ मार्क करो। कॉमन इंटेंशन रिक्वायर्स अ प्री अरेंज्ड प्लान व्हिच कैन बी इवन यस क्या बोल रहे हो बेटा? मैम ग्रुप में भेज दो डॉक्यूमेंट। बेटा ऑलरेडी भेजा हुआ है ये। ओके मैम। Common intention requires a pre-arranged plan which can be even formed at the spur of the moment or simultaneously just before or even during the attack. For proving the common intention, the prosecution can rely upon direct proof of prior concert or circumstances which necessarily lead to that inference. However, incriminating facts must be incompatible with the innocence of the accused and incapable of explanation by any other reasonable hypothesis. Clear है? Next स्टार लगाओ, ये आपको मेंस में क्वेश्चन में आएगा। They also serve who only stand and wait. मार्क करो बेटा। By section 33 of IPC, a criminal act in section 34 includes omission to act. उसके बाद हाईलाइट करो stood outside the door. उसके बाद हाईलाइट करो they also serve who only stand and wait. इसका मतलब वो बाहर खड़ा था, कुछ एक्शन नहीं किया, पर फिर भी लायबल होगा क्योंकि एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन आल्सो। क्लियर है? 2 में हाईलाइट करो अ मेजर ऑफ जॉइंटनेस इन द कमीशन ऑफ द एक्ट। अ मेजर ऑफ जॉइंटनेस इन द कमीशन ऑफ द एक्ट। 3rd में हाईलाइट करो ओनली स्टैंडिंग एज अ गार्ड टू प्रिवेंट एनी प्रोस्पेक्टिव एड टू द विक्टिम। सिर्फ खड़ा ही नहीं है, विक्टिम लोगों को कोई रेस्क्यू ना कर सके ये भी वो इंश्योर कर रहा है। क्लियर है? 4th में हाईलाइट करो इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस। जहां पे फिजिकल वायलेंस इन्वॉल्व है वहां पर फिजिकल प्रेजेंस होनी जरूरी है। 5th में अंडरलाइन करो फैसिलिटेशन होता है किसी भी तरह से एड करना। उसके बाद हाईलाइट करो डिस्टेंस। उसके बाद हाईलाइट करो एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन द क्रिमिनल एक्ट। उसके बाद मैम टेंटामाउंट मतलब इंप्लाइज टू होगा। क्लियर है? इसका जैसे अगर बच्चे ने ठंडा पानी पिया
इट विल टेंटामाउंट टू द इफेक्ट कि उसका गला खराब होगा, ये इसका मतलब। यस, उसके बाद आप अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन द क्रिमिनल एक्ट। अगर आपका एक्ट फैसिलिटेट कर रहा है, आप चाहे डिस्टेंस पे भी खड़े हैं, तब भी हम यही मानेंगे कि आपने उसमें एक्चुअली पार्टिसिपेट किए। सिक्स्थ में हाईलाइट करो, साइमल्टेनियस कॉन्सेंसस ऑफ माइंड। साइमल्टेनियस कॉन्सेंसस ऑफ माइंड। हमने ना 3, 5 के साथ 3, 6, 8 और 9 का हमने टेबल बनाया था, वो नेक्स्ट वाले के साथ ना अप्लाई करता है। आप सिर्फ बोल्ड वाले को देखो, बोल्ड वाले को देखो। ये बरेंद्र कुमार घोष में से पैराग्राफ उठाए हुए जजमेंट ने, फायरिंग द राइफल अंडर सच सर्कमस्टांसेस इज अ हाईली डेंजरस एक्ट एंड ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। उसमें बरेंद्र कुमार घोष में पोस्ट ऑफिस केस में, पर उसने 4 लोग गए थे, 3 अंदर थे, एक बाहर था, उनमें से एक ने राइफल चला दी थी हेड के ऊपर, ये उसकी बात कर रहे हैं। For they unite to fire at the spot in question, and they all omit to take any precautions whatever to prevent danger. Section 34, 35, 37 must be read together, and the use in section 35, each of such person who joins that, 37 doing any one of those। बेटा 35 जो आपका है ना, इस अभी वो 3 clause 6 है, आप डॉक्यूमेंट नहीं लिखिए। जो आपका 35 है वो 3 clause 6 है, जो आपका 37 है वो 3 clause 8 है, और जो आपका 38 है वो 3 clause 9 है। Doing any one of those acts either singly or jointly with any other person indicates the true meaning of section 34. So section 3 clause 9 speaks of several persons engaged or concerned in a criminal act. The different modes of expression may be puzzling, but the section must, I think, be construed as enunciating a consistent principle of liability, otherwise the result would be chaotic. नेक्स्ट है स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इन फर्दरेंस। हमने पढ़ा था इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यस, फर्स्ट में अंडरलाइन करो, वेयर द एक्ट एक्चुअली डन इज नॉट एग्जैक्टली द एक्ट जॉइंटली इंटेंडेड बाय द कॉन्स्पिरेटर्स टू बी डन। इसका मतलब है एक्ट कुछ और करना था, वो कुछ और गया, तब इन फर्दरेंस ऑफ का क्वेश्चन अराइज होगा। सेकंड में हाईलाइट करो, कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन वन एक्ट, कॉमन इंटेंशन थी एक एक्ट करने का, उसके बाद हाईलाइट करो अनदर एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। मैम जैसे कि आपने एग्जांपल दी थी कि किसी और को मारना आगे उसके बच्चे बीच में, तो ठीक है बच्चा मर गया तो और उसके फादर को मारना होगा। बेटा वो एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, तो वो बच्चे की डेथ के लिए भी लायबल होगा, क्योंकि जो उन्होंने किया वो उसके लिए लायबल है। और वैसे भी ट्रांसफर ऑफ मैलिस का प्रिंसिपल है, अगर आप एक ही डेथ कॉज करना चाहते हो जाती है बीवी, तब भी आदमी विल बी लायबल फॉर मर्डर। क्यों? क्योंकि इंटेंशन था डेथ करने का और डेथ हो चुका है, ये का नहीं हो कॉन्सिक्वेंस हो चुके हैं, ही वुड बी लायबल। उसके बाद आप थर्ड में मार्क करो प्रिलिमिनरी एक्ट, प्रिलिमिनरी एक्ट। फोर्थ में मार्क करो गोइंग टू द स्पॉट इन अ मोटर कार इज एन एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। उसके बाद हाईलाइट करो, पर जाते जाते ड्राइवर रन्स ओवर एंड किल्स अ पेडेस्ट्रियन इज नॉट इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। ये किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा, ये एक्सीडेंट है। उसके बाद आप अंडरलाइन करो, इफ हाउएवर अ कॉन्स्पिरेटर who wishes to commit a crime involving violence against X is impeded by Y and throws Y aside in order to get at X, the attack upon Y is made in furtherance of common intention। जैसे A को मारना है, उसका भाई है B बीच में आ गया, तो B को भी हटाना पड़ा, it will be counted as act done in furtherance of common intention, जबकि ये प्लानिंग में नहीं था। क्लियर है? उसके बाद फिफ्थ में अंडरलाइन करो, each co-perpetrator should have necessary intent to participate or otherwise
have requisite awareness or knowledge that the offense is likely to be committed. Sixth में underline करो, merely accompanying the principal accused may not establish common intention. Seventh में underline करो, liable only to the extent that he intends or could or should have visualized the possibility or probability of the final act. Eighth में underline करो, distinctly remote and unconnected with the common intention, not be liable. Ninth में underline करो, ambit should not be extended so as to hold a person liable for remote possibilities which were not probable and could not be envisaged. केसेस आपने पढ़ने थे, कंक्लूजन आपने पढ़ना, जितना हमने किया है सब आगे रेपिटेशन होगी कंक्लूजन में. अगर आपको क्वेश्चन आता है डिस्कस स्कोप ऑफ सेक्शन 34, आपको कोई अलग से देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा जजमेंट का नाम दो, द सुप्रीम कोर्ट इन दिस जजमेंट हैव डिस्कस्ड द एम्बिट एंड स्कोप ऑफ सेक्शन 34 which provides an exception to the general principle that every person is responsible only for his own act or conduct, as this section envisages the principle of joint liability provided the following conditions are fulfilled. 1 2 3 4 5. उसके बाद आपने हर एक कंडीशन की जो एसेंशियल कंडीशंस है वो आपने उसमें मेंशन करनी है. ठीक है प्लीज, आप पूछो, अब कोई और डाउट है, क्योंकि हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. कौन सा बुक? मैम आपने ना नीड ऑफ द वो लिखा है ना, नीड ऑफ क्रिमिनल कॉमन इंटेंशन हमने लिखवाई थी. नीड क्या है, क्यों बनाया सेक्शन, क्यों बनाया सेक्शन 34? नहीं बनाया क्यों है, एक्सेप्शन है ना, हमने दूसरों को भी लायबल किए किसी दूसरे के एक्ट के लिए, क्यों बनाया, क्यों इम्पोज किया वाइकेरियस लायबिलिटी? यस, हम ह्यूमन एसोसिएशन को डिस्करेज करना चाहते हैं फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस, क्योंकि अगर आदमी अकेला होगा तो वो डिस्करेज होता है, सोचता है वो 1000 बार, पर अगर उसके साथ 5 जने होंगे तो आपको वो दम देता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, हो जाएगा. इसलिए हम ह्यूमन एसोसिएशन को खत्म करने के लिए हमने सेक्शन 34 जो कि जनरल क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट है, प्रिंसिपल के अगेंस्ट, पर फिर भी हमने इसको इनकलकेट किए हमारे भारतीय न्याय संहिता में. और कारण ये है क्योंकि हम तो गिल्टी माइंड को पनिश करना चाहते हैं. अगर हमने इसको पनिश नहीं किया तो क्या होगा, आदमी ह्यूमन एसोसिएशन को कंटिन्यू करता रहेगा और वो कहेगा मैंने तो एक्ट ही नहीं किया, मैं क्यों लायबल हूं. तो लॉ कहते हैं अगर आप किसी क्रिमिनल के साथ कॉमन इंटेंशन शेयर कर कर कोई एक्ट कर रहे हैं तो चाहे आपने अल्टीमेट एक्ट किया हो या ना किया हो, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो शुरू से ध्यान से चलिए और ऐसी एसोसिएशन से दूर रहिए, ये इसका पर्पस. कुछ और चैप्टर लिखिए. ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर का हेडिंग दीजिए ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक पीस मतलब 189 से 197, 189 से 197 टॉपिक्स लिखिए इसके अंदर. फर्स्ट, अनलॉफुल असेंबली. अनलॉफुल असेंबली आपने
आप उस टाइम पर थे जब मंडल कमीशन के टाइम पर आप बॉर्न हुए होंगे, तब छोटे होंगे बहुत। सुने आपने मंडल कमीशन? मंडल कमीशन 93 की बात है, ये 93 94 में ये हुआ था रिजर्वेशन के अगेंस्ट। नहीं पैदा ही नहीं हुए थे, ओके। तो जो मंडल कमीशन है ये अपने आप में रिजर्वेशन के अगेंस्ट था बेटा। गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन बहुत हाई कर दिया था, तो ऑपोजिशन स्टार्ट हुआ। हमने अपनी लाइफ में ऐसा जो ऑपोजिशन था टू रिजर्वेशन नहीं देखा। पहली बार था जैसे चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ क्या थ्रू आउट नेशन ब्लैकआउट, जैसे इमरजेंसी में होता था ना कोई वार जैसी सिचुएशन में, वो क्या करते हैं सारी कंट्री में ना ब्लैकआउट हो जाता है। क्यों होता है? तो कैसे बचाएंगे? दंगे करना, दंगे वगैरह नहीं, अगर दुश्मन कंट्री लाइट वगैरह होगी तो बॉम्बिंग हो सकती है। तो जितने भी ये न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या जितने भी ये कोल पेट्रोलियम वगैरह सब ये डार्क में रखते थे ताकि इजीली उनको कोई टारगेट ना कर सके। मंडल कमीशन के टाइम पर एज अ फॉर्म ऑफ ऑपोजिशन सारी चंडीगढ़ में ब्लैकआउट होता था, कोई सिंगल लाइट भी नहीं होती थी और कैंडल लाइट मार्च निकलता था पूरी सिटी में। यहां पर पहला था ऐसा इंसिडेंट, अब उसको तो अभी भी मिल जाएगा नेट पर। इतने स्टूडेंट्स ने एज ऑपोजिशन उन्होंने खुद को आग लगाकर दे स्टार्टेड रनिंग ऑन रोड्स, खुद को पूरा आग लगाकर, एंड 90-95% ऑफ देम डाइड। इस तरह का ऑपोजिशन थ्रू आउट लाइफ नहीं देखा। अगर ऐसा है और जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को इनएबिलिटी फील हो रहा है कि हमने सिचुएशन को कंट्रोल करने में, तो वो क्या लगाती है? पहले जिसको कहते थे 141 144 उसके साथ ही है थाईलैंड। वो क्यों? जो हमारा पहला टॉपिक है अनलॉफुल असेंबली, उसमें हम क्या है, अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, जो कॉमन ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं कॉमन इंटेंशन में तो मेंशन नहीं है, इट कुड बी एनी, जो हमारा कॉमन ऑब्जेक्ट है उस अनलॉफुल असेंबली का, वो ऐसा नहीं कि कुछ भी हो सकता है। अगर वो प्रिस्क्राइब्ड कॉमन ऑब्जेक्ट में से कुछ है तब सेक्शन अप्लाई करता है, अदरवाइज सेक्शन अप्लाई नहीं करता। तो जहां पर भी होता है कि हमने एसोसिएशन होने से रोकना है, डिस्कशंस को रोकना है, ये कोई ऑर्डिनरी प्रोविजन नहीं है। क्यों? हमारी फंडामेंटल फ्रीडम में आता है, हम कहते हैं डिस्कशंस का राइट, मूवमेंट का राइट, ये हर राइट को रिस्ट्रिक्ट करता है। पर कई बार क्यों फंडामेंटल राइट में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंक्लूडेड है, आपने हर आप उसमें पढ़ते हैं आर्टिकल 19 में भी, 19 क्लॉज 2 में उसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर इस तरह का कोई सिनेरियो है तो फिर वहां पर भी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इम्पोज हो सकती है। ठीक है प्लीज। पहला टॉपिक है अनलॉफुल असेंबली। सेकंड देखिए बेटा, इसका सेक्शन 189 है, पर 189 के 7-8 सब सेक्शन हैं, तो वो हमें सारे डिटेल में करने पड़ेंगे। पहले तो सारे अलग अलग सेक्शंस थे, पर अब नंबर ऑफ सेक्शंस कम हो गए हैं, उन्होंने 189 के सारे सब सेक्शन बना दिए। 190 में नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ, ये स्टार लगाइए जो सेकंड नंबर पे है, ये पहले 149 था। तो 34 और 149 का डिफरेंस एक बहुत ही फेमस और टॉपिक था, चाहे वो लॉ सेमेस्टर हो चाहे वो कहीं हो, ये बड़ा हम डिटेल में करेंगे। पर प्रॉब्लम क्या है, 190 को हम नहीं कर सकते। क्यों? 190 में अनलॉफुल असेंबली डिफाइन ही नहीं है, उसमें सिर्फ वाइकेरियस लायबिलिटी डिफाइन है। तो 190 करने से पहले 189 का करना जरूरी है, हमें पता तो चले अनलॉफुल असेंबली होता क्या है। क्या लिखा है? वाइकेरियस लायबिलिटी, सेक्शन 190 190 निकालो, सेक्शन 190 निकालो। जब हमने 3 क्लॉज 5 किया, उसमें हमने बोला ना इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और उससे सेक्शन का जो स्कोप है वो नैरो हो गया या वाइडर? वाइडर। क्यों हो गया वाइडर? मतलब
अल्टीमेट एक्ट को करते हुए अगर कोई और भी एक्ट हो गया उसके लिए भी लाइबिलिटी होगी। आप बेटा निकालिए 190, इसमें आप देखिए इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, यहां तक मार्क करो। है बेटा, हाँ शुरू की पहली लाइन है बेटा, इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली, इसमें हाईलाइट करो ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, इसको लिखो पार्ट 1। पार्ट 1 इसका तो मतलब ये है कि जो करना था वही हो गया, जो और के बाद वाला है इसको लिखो पार्ट 2, जो और के बाद वाला है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका क्वेश्चन आ जाता है स्कोप ऑफ सेक्शन 190, या उसमें जो और के बाद वाला है ना वो फ्रेज देकर लिखा होता है इलेबोरेट दिस स्टेटमेंट विद स्पेशल रेफरेंस टू केस लॉ। पार्ट 2 क्या कहता है, such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, इसमें हाईलाइट करो knew to be likely to be committed, knew KNEW, knew to be likely to be committed, that object तक कर लिया। उसके बाद एवरी के आगे लिखो रूल, अगर पार्ट 1 या पार्ट 2 में किसी में केस फॉल करेगा तो रूल क्या अप्लाई होगा, एवरी पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ दैट ऑफेंस इज अ मेंबर ऑफ द सेम असेंबली इज गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस। मैम पार्ट 1 में ये वाला की हो चुका, पार्ट 2 में भी बेटा वो ही एक्ट हुआ जो करना चाहते थे, पार्ट 2 में एक्ट वो तो होना ही है, उसके अलावा भी और कुछ हो गया, उन्हें पता था कि ऐसा हो सकता है। अच्छा एडिशन में, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डिसाइडेड केस है, दो पर्टिकुलर ग्रुप के आदमियों को पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो जो पूरी कम्युनिटी थे उसके मेल मेंबर्स इकट्ठे हुए कि हमें उनको पुलिस स्टेशन से छुड़वाना है। तो जो ऑब्वियस है वो अंदर प्रिजन में थे, पुलिस गार्ड कर रही थी और वहां पर पेट्रोलिंग हो रही थी। ये जो 28 29 का ग्रुप था ये, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप बड़े होंगे जब हम इसके केसेस करेंगे ना, क्यों ऐसा क्यों है, अनलॉफुल असेंबली के ग्रुप बड़े हैं और कॉमन इंटेंशन वाले के ग्रुप छोटे हैं। कॉमन ऑब्जेक्टिव तो कॉमन इंटेंशन भी तो पर्टिकुलर ही है। बेटा वो भी तो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करेगा ही। दैट तो ठीक है, रीजनिंग गलत है तो फर्क कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में ही है, तो रीजनिंग गलत है। वहां पर प्री प्लान होता है। ये ग्रुप है, आपका कोई पर्टिकुलर इंटेंट है, पहले दिन मिले आप किसी से, दूसरे दिन मिले, बता दो दूसरे दिन अपना इंटेंशन। ट्रस्ट, यस, कॉमन इंटेंशन यूजुअली लोग शेयर नहीं करते, उसके लिए पहले दूसरे का ट्रस्ट फेथ जब वो रिपोज करेगा तब आप अपना माइंड ओपन करना स्टार्ट करते हो। दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है पर ट्रस्ट और फेथ है जो कभी भी नहीं खरीदा जा सकता, और ये इतना वैल्यूएबल है, अगर एक बार आप इसको ढह दें फिर ये रीबिल्ड नहीं होता। रिलेशंस हो जाते हैं नॉर्मल सब है, पर आप कभी भी उस आदमी को ट्रस्ट नहीं करते। ये रियलिटी है बेटा, इसमें कोई वो नहीं है। इवन फैमिलीज में भी है, क्योंकि हमारी जो हमने पॉलिटिकल साइंस मैंने खुद पढ़ा हुआ है, हम वहां पर हमें पढ़ाते थे कि जो अगर आपने रियल डेमोन्स्ट्रेशन देखनी है ना पॉलिटिक्स की, तो सबसे पहले आप अपनी फैमिलीज में ही देख लो, क्योंकि फैमिली में भी
कोई दुर्योधन है, कोई धृतराष्ट्र है, सब अपना पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, सबके अपने इंटरेस्ट होते हैं और जहां पर भी कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होंगे वहां पॉलिटिक्स आता ही आता है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। कॉमन ऑब्जेक्ट, आपका सबका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? स्टडी है ना। आपको बहुत ज्यादा इसमें एफर्ट करना पड़ा शेयर करने के लिए? नहीं करना पड़ा ना, यही फर्क है। कॉमन ऑब्जेक्ट शेयर करने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, मेयरली बाय ज्वाइनिंग दैट असेंबली आपको कॉमन ऑब्जेक्ट का पता चल जाएगा। वो आप अलग बात है, आप उसको ज्वाइन करें या डिक्लाइन कर दें, अलग बात है, पर कॉमन इंटेंशन नॉर्मली बड़े ग्रुप में आप शेयर नहीं करते, और यही कारण है कॉमन इंटेंशन किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है, उसका स्कोप इस कंपैरिजन में वाइडर है। कॉमन इंटेंशन कुछ भी हो सकता है, पर जब हम कॉमन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं वो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट्स में से भी हो सकता है। ठीक है प्लीज, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए। थर्ड टॉपिक लिखिए, रियोटिंग, RIOT, रियोटिंग, RIOTING, रियोटिंग लिख लिया। 191 क्लियर है? रियोटिंग पहले तो 3 सेक्शन थे, इन्होंने तीनों के 3 सब सेक्शन बना दिए सेम में ही, तो 191 ही रह गया। इसके साथ इक्वेशन लिख लो। अब हम अनलॉफुल असेंबली को ना पेपर में नहीं आपने लिखना, हम यूए रेफर करेंगे, बिकॉज अब 1000 जगह पर आएगा तो बार बार हम आप इसके आगे इक्वेशन लिख लो, यूए रियोटिंग के आगे यूए प्लस फोर्स और वॉयलेंस, यूज ऑफ फोर्स और वॉयलेंस लिख लो। जब अनलॉफुल असेंबली क्या यूज कर ले, फोर्स और वॉयलेंस, वो अब फिर सिर्फ मेयर अनलॉफुल असेंबली नहीं रह जाएगा, ऑफेंस एग्रावेट होकर क्या बन चुका है, रियोटिंग। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, एफ्रे, AFFRAY, एफ्रे सेक्शन लिखिए 194। जैसे पब्लिक प्लेस पे लड़ाई झगड़ा हो जाना, सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए, झगड़े की कोई वजह नहीं होती, सिर्फ थोड़ी बददिमागी चाहिए, तो अगर जहां 2 बददिमाग लोग मिल जाएंगे वहां किसी भी बात पर झगड़ा हो सकता है। पार्किंग में, पार्किंग के लिए कि मेरी पार्किंग है तूने क्यों पार्क कर दिया, इस पर भी हो सकता है। बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर, आपका वाला एज ग्रुप नहीं, बच्चों वाले एज ग्रुप के लिए तो बहुत हाइपर टेक्निकल इश्यूज होते हैं कि मेरी सीट क्यों है, पार्टनर ऐसा क्यों बैठ गया, ये है वो, बच्चों को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। ऐसे अगर 2 लोग किसी फाइट में इंडल्ज कर रहे हैं जो कि पब्लिक पीस को थ्रेटन कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, एफ्रे। क्लियर है? पहले 3 सेक्शंस थे, तीनों को डिलीट कर कर उन्होंने एक में ही ला दिया, 194। कितने हुए अभी टॉपिक? 5वां लिखो, 5वें को स्टार लगाओ। इस बार तो नहीं आया, पर भारत जो आपका क्रिमिनल लॉ में ना एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन जरूर आता है हर बार, तो ये 196 है नहीं, फेवरेट है, पता नहीं क्यों पेपर सेटर लोगों का शॉर्ट नोट के लिए। इसमें आप लिख लीजिए, प्रमोटिंग एनिमिटी, promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, place of birth, etc. लिख दो बेटा, सेक्शन को जब करेंगे। क्लियर है? पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, अनलॉफुल असेंबली। बेटा 189 है। कागज चाहिए।
बेटा 189 निकालो, अभी हम पहले इसको लिखेंगे क्योंकि सेक्शन खुद बहुत बड़ा है, तो इसका एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी कोई एफर्ट करने की कुछ नहीं होता। स्टार्ट कर 189 निकाल लिया। इसमें लिखिए सेक्शन 189 defines unlawful assembly. In the following words. First, there must be assembly of 5 or more persons. Second, that assembly must be having any of the following common object. Dash I लिखिए। फर्स्ट है टू ओवर OVERAWE to overawe by criminal force or show of criminal force dash A। इसको अंडरलाइन कर दो जो अभी लिखे। इसको आप क्रिमिनल फोर्स से डरा धमका रहे हो। ए सेंट्रल गवर्नमेंट और बी एनी स्टेट गवर्नमेंट और सी पार्लियामेंट और डी लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और ई को स्टार लगा दो, ये प्रीलिम्स में आया हुआ है बहुत बार। एनी पब्लिक सर्वेंट in the exercise of lawful power of such
lawful power, POWER, of such public servant. Underline करो. Public servant, exercise of lawful power. इसके नीचे पॉइंट्स लिखिए, नोट लिख लीजिए, इसके नीचे नोट लिख लीजिए. बेटा 1 2 3 लिख लीजिए. ये सारे ना मतलब फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है. फर्स्ट लिखिए, द वर्ड. नोट में हाँ बेटा, द वर्ड ओवरऑल. हम बार बार ओवरऑल आगे भी आएगा, क्या मतलब होता है ओवरऑल का. ओवरऑल को सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में डाल दो. मीन्स more than the creation of apprehension or alarm or fear. Continuation में लिखो. A person is said to overawe another when he restrains him by awe, comma, fear or superior influence. क्या लिखा आपने ऑब्जेक्ट में? पहला ऑब्जेक्ट पढ़ना है. There must be assembly of 5 members. आगे. That assembly must be having any of the following common object. आगे. Overall by criminal force or show of. इसमें हाईलाइट कर लो बेटा ऑब्जेक्ट में. खाली ओवरऑल नहीं है, ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है. ओवरऑल के साथ क्या होना चाहिए? क्रिमिनल फोर्स. अंडरलाइन कर लो. ओवरऑल बाय क्रिमिनल फोर्स. क्या लिखा भी आपने? यस, इसमें लिखिए ओवरऑइंग. ओवर के बाद AWING. मेयरली, यहां बेटा साथ में, मेयरली बाय सुपीरियर इन्फ्लुएंस. सुपीरियर इन्फ्लुएंस is not criminal nor is overawing by fear illegal unless it is attended by a show of criminal force. Second लिखिए नोट. This clause confers. हाँ बेटा. This clause confers absolute protection to the government in as much as mere overawing
of government by show of force by itself is illegal, whereas in the case of a public servant, पब्लिक सर्वेंट के केस में क्या चाहिए? यस, ये इंपॉर्टेंट है बेटे, आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें। पब्लिक सर्वेंट, द यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू ओवरऑ हिम is only illegal if it is used to obstruct him in the exercise of his lawful power. क्लियर है? नेक्स्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट है ये, पहले वाला बेयर प्रोविजन में से अभी हम लिखते हैं। सेकंड है टू resist the execution। बेटा इसमें बेयर एक्ट में ना 5 ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से ये सेकंड है। टू resist the execution of dash a any law or b of any legal process। दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? लॉ और ये तो कोई लॉ वाला क्वेश्चन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। लॉ और लीगल प्रोसेस में क्या फर्क है? लीगल प्रोसेस में जो ऐसा काम होगा, लॉ जो प्रोविजन है और प्रोसेस जो जैसे कोई ड्यूटी अपनी करनी। दोनों का एग्जांपल दे दो। लॉ तो जैसे प्रोविजन दे दी जैसे, चलो जो आपने कहा लॉ कोई एग्जांपल बता दो लॉ का। जैसे पुलिस वाला कोई ड्यूटी कर रहा है, अपना लीगल प्रोसेस फॉलो कर रहा है, लॉ का एग्जांपल बता दो। लॉ तो आप सब पढ़ ही रहे हैं, आईपीसी लॉ है, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे मैरिज है, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सारे लॉ हैं। जो किसानों का जो आंदोलन है वो लॉ के अगेंस्ट है या लीगल प्रोसेस के अगेंस्ट है? लॉ, जो भी लॉ गवर्नमेंट पास कर रही है वो लॉ के अगेंस्ट है। दे आर रेजिस्टिंग एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ, ये तो लॉ हो गया। हाँ जी, लीगल प्रोसेस नहीं नहीं, ये बहुत ज्यादा आपने तो ज्यूरिस्ट वाला दिमाग लगा दिया। जैसे पुलिस वाले किसी को पकड़ने जाते हैं तो रेजिस्ट करते हैं, ये लीगल। अच्छा ओके, ये यार ठीक बोला। किसी काम को करने का तरीका, जैसे सीआरपीसी में उन्हें बताया हुआ है कि अगर अरेस्ट करना है तो किस तरह से करना है, यूनिफॉर्म में जाना है, बैज होना चाहिए, आगे का आईडी होना चाहिए पास, ही लीगल प्रोसेस है। क्लियर है? तो अगर कोई उसको रेजिस्ट करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट ने लॉ पास किया कि अगर धरना करना है तो पहले एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज की परमिशन लो, परमिट के बिना आप उसको नहीं कर सकते। अगर वो इस लॉ के अगेंस्ट ही चले गए तो वो लॉ में फॉल करेगा। अगर धरना स्टार्ट कर दिया विदाउट ऑब्टेनिंग परमिशन, वो लीगल प्रोसेस में फॉल करे। कल किसान आंदोलन था चंडीगढ़, जबकि चंडीगढ़ में रैली ग्राउंड बनाया हुआ है
25 में जहां पर उन्हें स्टेज वगैरह सब बनाई हुई है कि जो भी प्रोटेस्ट होने हैं वो यहीं पे ही होने चाहिए। वो 34 में चले गए क्योंकि वहां ऑलरेडी मेला चल रहा है ग्राउंड में, उन्हें बैठने की जगह नहीं मिली वहां पे, तो वहां से आ गए। उन्होंने लीगल प्रोसेस फॉलो नहीं किया। अदरवाइज जो गवर्नमेंट है वो पहले से ही अरेंजमेंट करके रखती है ट्रैफिक को डाइवर्ट करने का कि कॉमन पब्लिक को इससे प्रॉब्लम ना हो। क्लियर है? तो एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ या फिर एग्जीक्यूशन ऑफ लीगल प्रोसेस। ठीक है प्लीज, पूछना है कुछ नहीं। आप अब जुडिशरी का पेपर देंगे, क्या लीगल प्रोसेस फॉलो होता है? सब्जेक्ट तो हर कोई तैयार करके थोड़ी ना देता है पेपर, बिना तैयारी के भी तो पेपर दे आते हैं। पहले नोटिफिकेशन आता है, फिर वो एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं, फिर एप्लीकेशन भरते हैं, फिर स्क्रूटनी में जाता है, फिर आपको एडमिट कार्ड इश्यू होते हैं, फिर पेपर होता है। यहाँ तक तो पढ़ाई लिखाई का कुछ है ही नहीं। पढ़ाई लिखाई तो तब पता चलता है जब रिजल्ट आएगा। पर पंजाब और हरियाणा तो ऐसे ऐसे धुरंधर स्टेट है कि जिसमें इतने बच्चे हैं कि बिना पढ़े भी प्रीलिम दिया, जो जिस फिर बच्चे को आके कहते हैं कि पता नहीं मैम पेपर कैसे क्लियर हो गया, मेंस की तैयारी करा दो। ये तो मेरे साथ क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे कभी भूलेगा नहीं। एक मेंस का बच्चा आया, मैंने उसको कहा भी तेरा मेंस नहीं क्लियर होगा, तू रहने दे कोचिंग को। कहती थी मुझे समझ नहीं आता मैम आप क्या पढ़ाते हो क्या पढ़ाते हो, नहीं तो तूने पढ़ ही नहीं रखा, तेरा पता नहीं प्रीलिम्स कैसे हो गया। वो मेरी इस बात से इतना ऑफेंडेड हुई, उसे पता नहीं क्या मोटिवेशन मिला, उसका पेपर क्लियर हो गया मेंस का। वो इंटरव्यू जब देने आई तो उसने मुझे, वो सिर्फ मेरे से मिलने आई कि आपने मुझे कहा था कि मेरा होगा नहीं, आप देख लो मेरा हो गया। मैंने कहा तू तेरा इंटर चाहे तेरा मेंस हो गया हो, पर इंटरव्यू नहीं आप क्रैक कर पाओगे। तो मैंने कहा ये आप आज लिखवा के ले लो, कोई पेपर लेने वाला पागल नहीं होता। जो लिखने में अलग बात है, जो फेस टू फेस आता है आदमी के एक लाइन में सारा दम निकल जाता है, जब आप इंटरव्यू पैनल को फेस करते हो उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। तो जब तैयारी की बात करते हैं, आप उस प्रोसेस को डिफाइन नहीं कर सकते जो तैयारी के लिए आपको चाहिए। तो तैयारी के लिए हमेशा पहले मेंस की तैयारी होती है, ऑब्जेक्टिव की कोई तैयारी नहीं होती। वो बेवकूफ है जो पहले ऑब्जेक्टिव करके सोचता है जब क्लियर होगा तब देखेंगे, उस टाइम मेंस की तैयारी। मेंस की तैयारी को 1 साल चाहिए अप्रोक्सीमेटली। कभी भी 1-2 महीने में आप मेंस नहीं पेपर कर सकते बेटा, आपको 10 ईयर अब उठाना चाहिए। बच्चों का जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है ना, वो सोचते हैं और तो कुछ होगा नहीं, 10 ईयर उठाकर उसको रीड करना स्टार्ट, मेंस नहीं क्लियर होगा इससे। तो आपको 10 ईयर अब पढ़ना चाहिए। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज अगर आ जाता है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, एक और आपके लिए प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। सेंटर और स्टेट जैसे आईएएस में अगर बड़ी टाइम से पोस्ट है, इवन पब्लिक प्रोसिक्यूशन जो है वो भी कह रहे हैं पीपी का पेपर सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए। क्यों? पीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जुडिशियल सिस्टम में, पर अभी तक आया नहीं है, पर ये भी प्रपोज्ड है। अगर वो आ जाता है पेपर तो पीपी लोगों का उतना ही स्टेटस होगा जितना जजेस का होता है, फिर उन्हें किसी से इन्फ्लुएंस वगैरह होने की जरूरत नहीं है। तो अगर पीपी का भी इंडिपेंडेंट वो हो जाता है और इसी स्क्रीनिंग से ही होगा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपके लिए 3 अलग अलग हो जाते हैं, सेम सब्जेक्ट्स तो सेम ही रहेंगे जो पेपर में आएंगे, थोड़े बहुत ही अलग होंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके इसके नीचे नोट लिखिए बेटा, इसके लिए इस पॉइंट के लिए नोट लिखिए। हम क्या कर रहे हैं बेटा, जो है ना रेजिस्टेंस टू द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और लीगल प्रोसेस, हम पहले बेयर एक्ट का ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं और उसके नीचे फिर नोट लिख रहे हैं। यस, नोट में हम क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है। इसमें आप लिखिए रेजिस्टेंस टू द लॉ और लीगल प्रोसेस connotes 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 some overt act, full stop, mere words with no inclination to put them
into effect do not suffice to attract, suffice sufficient नहीं है, SUFFICE, suffice to attract the provision of the clause. मैम इसको बताना इसका मतलब सिर्फ बोला बोला है आपने, बैठे बैठे तो कोई कुछ भी बोल दे, हम बोल दें जब जीएसटी आना था, अरे जीएसटी आके दिखाए हम तो धरने दे देंगे, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको उसके एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्लियर है? या इसमें लिखिए द एग्जीक्यूशन, हाँ बेटा, द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ मीन्स the carrying out of the provisions of law or the enforcement of any act warranted by law, warranted by law बेटा। The word legal process, legal process को single inverted commas में डाल देना, legal process would mean MEAN, mean a measure in accordance with the law. जैसे ड्राइविंग में ऐसा नहीं है कि जहां मन चलाया आपने वो गाड़ी स्कूटर चला दिया, प्रोसेस इन्वॉल्व है। प्रोसेस में क्या है? गाइडलाइंस हैं, कहां से टर्न लेना है, पेडेस्ट्रियन या जो साइकिल वाले पाथ है वहां पे नहीं करना। तो क्या है, अगर आप उसके इस किसी भी लीगल प्रोसेस के एग्जीक्यूशन का रेजिस्ट कर रहे हो, वो भी, और वो अनलॉफुल असेंबली है 5 और मोर की, वो भी यहां पर फॉलो होगी। क्लियर है प्लीज? नेक्स्ट लिखिए, थर्ड ऑब्जेक्ट लिखिए, टू commit any A mischief or B criminal force or C other offense। मैम बी क्या बोला आपने? ट्रेसपास बेटा, पहला मिसचीफ है, दूसरा क्रिमिनल ट्रेसपास है, सी है अदर ऑफेंस। फिर क्वेश्चन उठता है, क्या मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास ऑफेंस नहीं है? है ना? फिर ऑफेंस क्यों मेंशन किया? क्या ऑफेंस का मतलब है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में जस्डम जेनरिस का प्रिंसिपल पढ़ा हो। क्या होता है जस्डम जेनरिस? अरे सुना भी है या नहीं? नहीं सुना। जस्डम जेनरिस होता है ऑफ द लाइक नेचर, ऑफ द लाइक नेचर। इसको आप कहाँ पढ़ते हैं? जब आप आर्टिकल 12 पढ़ते हैं ना स्टेट का, वहां पर सारा डेफिनेशन डिफिनेशन देकर हम कहते हैं जस्डम जेनरिस ऑफ द लाइक नेचर, क्योंकि एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, जो भी क्राइटेरिया को फॉलो करेगा ऑफ द लाइक नेचर वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मुझे मैक्सिमम तो याद नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या है? अ वर्ड इज नोन बाय द कंपनी इट कीप्स। सुना है आपने? सुना है? ये बहुत कॉमन प्रिंसिपल है। इसका मतलब
अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता चल रहा लॉ में, उसके आगे पीछे वाले आप वर्ड्स देख लो, उससे आप पता लगा सकते हैं कि लेजिस्लेचर ने उस वर्ड को क्यों रखा है। जब हमने ऑफेंस के आगे पीछे के वर्ड्स को देखा, हमें मिला मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। तो क्या इसका ये मतलब है अगर कोई मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास से मिलते जुलता ऑफेंस होगा वही इंक्लूडेड होगा, या इसका कोई और मतलब है? ये आपको क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। इसका सीधा आंसर है बिल्कुल भी ये इंटेंशन नहीं है जस्टिस जनरलिस का प्रिंसिपल अप्लाई करे। क्यों? क्योंकि जब हमने ऑफेंस वर्ड किया है अंडर भारतीय न्याय संहिता, उसमें पहला तो जर्नल मीनिंग है एनी एक्ट विच इज पनिशेबल अंडर आईपीसी। उसमें क्लॉज ए और क्लॉज बी है। तो आपके सेक्शन के ओपनिंग लाइन में लिखा हुआ है एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ ए एंड बी। तो जो आपका सेक्शन 189 है, इट इज फॉलिंग अंडर वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस जो कि ऑफेंस की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। आप इसमें निकालिए सेक्शन 24 बी निकालिए। निकाल दिया 24 में देखिए इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 189 जो हमारा अभी का प्रोविजन है। बाकी सारे हम सेक्शंस को स्किप कर रहे हैं। द वर्ड ऑफेंस शेल हैव द सेम मीनिंग व्हेन द एक्ट पनिशेबल अंडर द स्पेशल लॉ और लोकल लॉ इज पनिशेबल अंडर सच लॉ with imprisonment for a term of 6 months or more whether with or without fine। इसका मतलब ये बेटा सेक्शन 24 है आपका, 224 थोड़े ना 24। अच्छा ओके सॉरी सेक्शन 2 का है बेटा क्लॉज 24 सॉरी। अब आप यहाँ पर पहले आप लिख लीजिए जहां आप लिख रहे हैं ना, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए इसके नीचे the word offense has been given a specific meaning। बेटा ये भी आपको एग्जाम में आया हुआ है। a specific meaning under this clause section 2 ब्रैकेट में 24 defines of BNS लिख लीजिए, भारतीय न्याय संहिता defines the word offense। The opening line provides that except in the chapters and sections mentioned in subclause A and B, it signifies that the general meaning of offense that is a thing made punishable by this Sanhita is not applicable
to section 189, subsection 1, as provided in subclause B to clause 24 of section 2 for the purpose of section 189 subsection 1, the word offense means when the act punishable under special law or local law is punishable under such law with imprisonment for a term of with imprisonment for a term of 6 months or more, whether with or without fine. क्लियर है? तो ऑफेंस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास, इसका स्पेसिफिक मीनिंग है जो क्लॉज 24 में मेंशन था, इसलिए ऑफेंस को उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन दिए। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट लिखिए। प्लीज स्टार्ट करिए। बाय मीन्स ऑफ criminal force or show of criminal force to any person for criminal force to any person for any of the following purpose dash first to take or obtain possession of any property or second to deprive any person of the enjoyment of any of the following. सेकंड का एबीसी लिखिए। ए, अ राइट ऑफ वे, अ राइट ऑफ वे, और बी, द यूज ऑफ water, or C, other incorporeal right of which he is
in possession or enjoyment. और enjoyment में और थर्ड तीसरा क्या फोर्थ है नहीं बेटा सी है ना तो थर्ड है पहले भी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड है ना सेकंड के सिर्फ ए बी सी थे थर्ड लिखिए टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट एक बार आप बेयर प्रोविजन निकालो बी बेयर प्रोविजन निकालो बेयर एक्ट में देखो बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन इसके आगे वन बेयर एक्ट में नंबर लगा लो फर्स्ट है टू टेक or obtain possession of any property or second to deprive any person of the enjoyment of second का A है a right of way or B of the use of water or C other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or third है to enforce any right or supposed right तो मेन 1 2 3 है 2 के ए बी सी है ठीक है प्लीज इसमें लिखिए यस नोट में लिखो नोट में लिखो 1 के लिए जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ना टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इसके लिए हम लिख रहे हैं टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी इसके लिए लिखिए possession is the most important factor in determining possession is the most important factor in determining the applicability of this clause आपका पेन है आपके पास आपने देखा सामने वाले के पास वही पेन है और आपको मिल नहीं रहा आप 100% श्योर हैं पेन किसका है मेरा है पहले वो आपके पोजेशन में था अब वो दूसरे के पोजेशन में क्या आप उसकी पिटाई कर कर पोजेशन वापस ले सकते नहीं यस आउट ऑफ ओके नहीं ले सकते क्यों क्या होना चाहिए लीगल प्रोसेस पूछेगा तो मना ही करेगा वो पूछेगा नहीं देगा वापस चलो एविडेंस आपने कहा पहले आपको एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को नीचे आपको रिसेप्शन पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी कैमरास वहां से देखे जाएंगे उसके बाद जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो किया जाएगा इसका मतलब जब हमने सेक्शन में देखा इसमें लिखा है टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ये नहीं लिखा कि राइटफुल पोजेशन है या रॉन्गफुल पोजेशन है तो अगर पोजेशन ठीक नहीं भी है जबरदस्ती मकान मालिक भी अपना मकान किराएदार से खाली नहीं करा सकता तो जो आपको लीगल प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा क्लियर है इसमें लिखिए क्या लिखा भी आपने यस ऑफ दिस क्लॉज फुल स्टॉप even taking of possession of one's own property by force is unlawful. This clause
upholds possession compared to mere right to property. Mere right to property, comma, since possession is considered 99% of ownership in the eyes of law. Full stop. The law upholds possession as paramount in order to preserve peace and order in the community as against the mere right to property. Clear है? Second object read करना एक बार. B. To deprive any person of enjoyment of any of the following: right to bathe, use of water, other incorporated right of which he is in possession of or enjoyment, or यहाँ तक है ना. सेकंड के लिए लिखिए. सेकंड के लिए लिखिए. In the case of incorporeal rights such as a right of way, or a right to use water, etc., no one is said to be in possession of it except during the actual moment when he is peacefully exercising it. Full stop. If any person during the actual moment of peaceful enjoyment of right of way or of use of water or other incorporeal right is deprived of such use
or enjoyment by 5 or more than 5 persons by force, they can be convicted. They can be convicted for constituting unlawful assembly. क्लियर? थर्ड इसमें देखिए, टू एनफोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट. हम इसमें थर्ड में पहला पैराग्राफ लिखते, टू एनफोर्स एनी राइट. हाँ जी, कब नौबत आएगी राइट को एनफोर्स करने की? ब्रीच होगा, बिल्कुल ठीक है. जब आपने कहा ब्रीच होगा, कितने लोग चाहिए होंगे? ये तो पार्टी आएगी ना जो आपकी तरफ से आपको डिफेंड करेगी. ब्रीच में कितने लोग चाहिए? दो. कौन कौन? केस छोड़ो, वैसी दो है ना, दो. और दोनों ही क्या कह रहे होंगे? मेरी प्रॉपर्टी है. तभी आएगा ना. आपने एनफोर्स कराना है अपने राइट को, तो दो लोग चाहिए. दोनों ही चाह रहे होंगे. वो कह रहे मेरी है, वो कह रहे मेरी है. तो जो ये अनलॉफुल असेंबली वाला बंदा है, ये 5 या 5 से ज्यादा लोगों को लेकर गया अपना राइट एनफोर्स कराने के लिए. इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, द एक्सप्रेशन सिंगल इनवर्टेड कॉमास में डाल देना, टू एनफोर्स अ राइट implies the existence of two persons that is the person who enforces it and the person against whom it is enforced. Such a situation arises only when the property over which or the subject in respect of which the right is sought to be enforced is not in the possession of the person trying to enforce that right, but in the possession of the person
against whom that right is sought to be enforced. नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो सपोज्ड राइट, सपोज्ड राइट, हाँ बेटा सपोज्ड राइट डबल इन्वर्टेड उसमें डाल दो, क्योंकि इसमें लिखे ना टू एनफोर्स अ राइट और सपोज्ड राइट। हाँ जी, क्या होते हैं सपोज्ड राइट? सपोजिशन क्या होती है मैथ्स में आप करते हैं, सपोज एक्स इज इक्वल टू, क्या बोला? थिंक, थिंक। हाँ जी, सपोज नहीं, इमेजिनरी नहीं, कुछ तो है ही। हाँ जी, सपोज राइट कौन से होंगे? ये हो सकते हैं, नहीं नहीं, हो सकता नहीं, अगर सपोज्ड राइट सिर्फ हो सकता नहीं है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जब आप उसको एंजॉय करने लगते हैं आप यही भूल जाते हैं कि वो आपका रियलिटी में राइट नहीं है। अगर आप 10 दिन किसी और की कार चला लेंगे, 11वें दिन आपको वो अपनी लगनी शुरू हो जाएगी। जो कॉर्नर वाले मकान होते हैं ना, वो अपना सपोज्ड राइट मानते हैं कि साथ में 1 फुट जितनी क्यारी बना लो और उसकी फेंसिंग फुंसिंग भी कर देते हैं जब तक साथ वाले प्लॉट का कंस्ट्रक्शन नहीं होता। ये सपोज्ड राइट है, जो रियलिटी में राइट नहीं है, पर सपोजिशन है। अब मंदिर है, मंदिर में पूजा का टाइम होता है, या मॉस्क में उसका टाइम होता है अजान का, तो क्या उस टाइम गाजे बाजे बजने देंगे वो मंदिर या मॉस्क के आगे? अब पंजाबी वेडिंग विदाउट भंगड़ा तो होती नहीं है। वहां से प्रोसेशन क्रॉस कर रहा था मंदिर के आगे से, जिसमें भंगड़ा चल रहा है, म्यूजिक, हाई म्यूजिक, और उस टाइम आरती का टाइम है। तो मंदिर वालों ने क्या सोचा कि हमारा क्या है, सपोज्ड राइट है पीसफुल पूजा का, उस टाइम पर ये नहीं होगा। तो मंदिर में से 4-5 जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग इन्वॉल्व थे वो बाहर गए और उन्हें कहा कि ये बजाना नहीं है। तो क्या हो गया है, अनलॉफुल असेंबली। इसका मतलब है पब्लिक पीस इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ राइट ही नहीं, एनफोर्स राइट के लिए भी अगर आपने इसको, उल्टा बोल दिया मैंने, सिर्फ इवन सपोज्ड राइट के लिए भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर वो पब्लिक पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्लियर है प्लीज? क्लियर है? इसमें लिखिए, इसमें लिखिए, सपोज्ड राइट में लिखिए। अब ये 4 हैं लगी हुई चेयर्स हैं, तो सपोज कोई फैल के बैठा हुआ है, चेयर तो आपको एक ही अलॉट है, पर आपने एक पे बैग रख लिया क्योंकि अब चौंकड़ी मारकर बैठे हुए हैं, तो 2 में आपकी वो लेग्स स्प्रेड हो गई है। तो क्योंकि अब आप डेली वैसे बैठ रहे हैं, आपने सपोज कर लिया है कि आपका बैठने का ये राइट है, जबकि राइट नहीं है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं क्योंकि आपने सपोज कर लिया है कि आप ऐसे बैठ सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट खड़ा है, आप नहीं हिलेंगे, वो ही समझ जाएगा कि हिलेंगे नहीं, हम पीछे चले जाते हैं। ये सपोज्ड राइट की है, जब आदमी सोचना शुरू कर देता है कि मेरा सपोज्ड राइट है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, क्लियर है? फर्स्ट फ्लोर वाला जल कैसे चढ़ाता है? अपनी बालकनी में नहीं चढ़ाता, वो नीचे जाता है ग्राउंड फ्लोर पे, और चढ़ाता भी कहाँ है? बिल्कुल कॉर्नर पे अपना खड़ा होके, सूरज सामने ही है, वो नीचे जा रहा है। उसने तो अपना क्या सोचा हुआ है, सपोज राइट, सूर्य को जल्दी चढ़ा रहा है, ये उसका सपोज राइट है, पर नीचे वाले की ये वॉयलेशन है। क्यों? नीचे उसके कपड़े भी सूख सकते हैं, खुद भी वो पास कर सकता है, तो ये सपोज राइट उसने माना हुआ है। सपोज नीचे वाला ने कहा सूरज को जल नहीं चढ़ाना,
उसने कहा तू रोकेगा सूरज को जल चढ़ाने से, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली रहती थी, ऊपर 5 जनों को लेके नीचे आ गई, हम सारा तू ही ले ले, पुण्य जो है हम ना ले, अब तू तो ग्राउंड फ्लोर पे, तू तो गमलों में भी चढ़ा देगा, हम कहाँ से चढ़ाएंगे। उसने शुरू कर दिया अनलॉफुल असेंबली। अगर आपने सपोज्ड राइट के लिए भी ऐसा कुछ किया और जहां पर 5 या 5 से ज्यादा हैं, आप क्या फॉर्म हो जाएगा, अनलॉफुल असेंबली। ठीक है प्लीज, इसमें देखिए, सपोज्ड राइट इज नो राइट at all. It is mere pretension to a right which does not exist. अरे जिसको जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप उसको जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। therefore no one has right to vindicate, 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 बेटा vindicate के साथ ना ब्रैकेट में लिख लो, justify / prove / reinforce an idea, bracket close, to vindicate his supposed right. क्लियर है। लास्ट लिखिए बेटा, 5th है, इसमें लिखिए, by means of criminal force or show of, by means of criminal force or show of criminal force, comma, show of criminal force बेटा, to compel any person dash, इसके नीचे a लिखिए, to do what he is not legally bound to do, or B, to omit, OMIT, to omit, to do what he is legally entitled to do. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने थीफ को देखा, वो क्या कर रहा था, थेफ्ट, उसके पास क्या राइट है, अरेस्ट करने का, अरेस्ट में प्राइवेट पर्सन भी है, वो उसको हाथ पकड़ लिया, तभी आसपास के 5 या 5 से ज्यादा लोग आए और उसको रिलीज कराने लग गए, और वहां से वो भाग गया। क्या किया उन्होंने, उसको ओमिट किया है वो करने से जो कि वो लीगली एंटाइटल्ड था। वो क्या काउंट होगी, 5 या 5 से ज्यादा लोग, अनलॉफुल असेंबली। क्लियर है प्लीज? यस। नेक्स्ट लिखिए, लास्ट में एक्सप्लेनेशन।
इसमें लिखिए explanation to section 189 specifically provides that an assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become an unlawful assembly. Simple quantity. और शो क्रिमिनल दिखाना